अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज हम दो विषयों को लेकर हाजिर हैं आपके समक्ष। पहला विषय यह है कि कल भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की। कल के उनके बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविज़न चैनल्स पे उनके बयान को लेकर बड़ी ज़ोरदार तकरार हुई। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने अलीगढ़ में एकदम उल्टा स्टेटमेंट दिया। आज वो मुसलमानों की पैरोकारी करते हुए पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हज का कोटा बढ़वाने के लिए तो सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बात कर ली थी। बहन भाइयों, आज इस मसले पर भी बात करेंगे और दो बड़े क्लेम हमारे पास आए हैं। एक, बीजेपी का कहना है कि 400 जीतेंगे, अपोजिशन का कहना है कि 300 जीतेंगे हम, और राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी 150 के ऊपर जाएगी नहीं। आज चर्चा इसी विषय। बहन भाइयों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है और दूसरे चरण के लिए चुनाव जब आगे बढ़ रहा है, चुनाव बहुत ही दिलचस्प और बड़ा जोरदार होता जा रहा है। मुद्दों की कमी नहीं, और अब ऑफिशियली इसमें हिंदू मुसलमान की एंट्री भी हो गई। कैसे? कल प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों का जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी जो देश का विरोधी दल है, अगर वो सत्ता में आएगा तो मुसलमान और घुसपैठियों को आपकी संपत्ति बांट देगा। और उन्होंने कहा कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही भी थी कि यहाँ के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है। लेकिन आज उन्होंने अलीगढ़ में बिल्कुल अलग बयान दिया, एकदम बदला हुआ बयान। अब या तो वो मास्टर स्ट्रोक था या ये मास्टर स्ट्रोक है, या फिर वो बयान ऐसे ही रह गया और ये बयान असली बयान है। अब इसके बीच के हमें निहितार्थ को समझने। जैसे आज उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी गर्मजोशी दिखाई, कहा बहुत ज्यादती हो रही है उनके साथ। मुस्लिम बहनों को तो 3 तलाक वाला उन्होंने अधिकार देकर उनके सोशली और पारिवारिक तौर पर उनके लिए इज्जत बहाली का उनको सोशल सिक्योरिटी दी है। और पसमानदा मुसलमानों पर विशेष फिक्र। हज का कोटा बढ़वाया मोदी जी ने, ये कहा सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करके कोटा बढ़वा लिया, और इसके पहले हज में रिश्वतखोरी होती थी, ऐसे क्लेम भी किए उन्होंने। तो कल के बयान और आज के बयान का कारण क्या है? क्या मुद्दों की कमी है, या फिर वाकई में वो इस तरह के इशूज़ को उठाकर चुनाव को गरमाना चाहते हैं, उस टेम्परेचर पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं जिस टेम्परेचर पर नॉर्मली इस देश में चुनाव होता है? क्योंकि अभी का चुनाव वाकई में देख के लग रहा है थोड़ा सुस्त है, ठंडा चुनाव चल रहा है। तो इस तरह के बयानों से कोई गर्मी आएगी? इंटरनेट पर तो आ गई, सोशल मीडिया पर भी आ गई, टेलीविज़न चैनल्स पर भी इसकी गर्मी आ गई उस बयान की। लेकिन वो मुद्दा 24 घंटे भी सस्टेन नहीं किया, और आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद वो मुद्दा बहुत डाइल्यूट हो गया। इसका मतलब कि वो मुद्दा सिर्फ एक उबाल था और निकल गया। तो सरकार अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी या फिर धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे होंगे? और दो विषय और हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि इस पे आज खुली चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी का क्लेम है 400 के पार, क्या ये संभव है? अब उनकी प्लानिंग है, बीजेपी क्लेम कर सकती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब अपोजिशन का भी एक नया क्लेम आया है, 300 पार, अपोजिशन अपने लिए कह रहा है। और राहुल गांधी क्लेम करके गए हैं यूपी में भी और दूसरी जगहों की रैलियों में 150 के ऊपर बीजेपी जाएगी नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें? अब जब 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें दांव पर हैं, बागपत से चुनाव शुरू होगा और आएगा अमरोहा तक। बागपत हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सब, मेरठ की सीट पर चुनाव है, अमरोहा है उसमें। इन सीटों पर चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होगा? बहन भाइयों, ये जो सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी अजेय रही है। एक अमरोहा की सीट देख लें तो अधिकांश इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो ठीक है कि बागपत उन्होंने उपहार स्वरूप राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया, लेकिन बीजेपी इस इलाके में है बहुत ताकतवर। आप नोएडा से शुरू करें और अमरोहा तक जाएं, बीजेपी पिछली बार भी ताकतवर थी और इस बार भी अपोजिशन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने घेर भी रखा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आज खुली चर्चा इन मुद्दों पे करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेहमान भी होंगे और एक्सपर्ट्स को भी हमने आमंत्रित किया है, लेकिन उसके पहले आप ये स्टेटमेंट सुने। आज पूरा देश कह रहा है
4 जून 400 पार। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक शुक्ला जी हैं, एक हिंदवी जी हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और केपी मलिक जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार। और विनोद शर्मा जी भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। आप भले ही 400 का क्लेम कर रहे हो, लेकिन पहले चरण के बाद कुछ दबाव में दिख रहे हैं आप लोग। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जा रही है। 102 सीटों का जो प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल गांधी जी जो अभी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और 26 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बयान, उनके बयानों पर कितना गंभीर आप हो सकते हैं? क्या 26 अप्रैल क्या है? आगे अभी बता देते हैं। अच्छा ठीक है। श्रीमती सोनिया गांधी के बाद आज लगभग तय हो गया कि अखिलेश यादव भी चुनाव से पलायन कर गए हैं। तो इंडी गठबंधन के दो महत्वपूर्ण नेता उत्तर प्रदेश में नॉमिनेशन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि हम 300 पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि देश भर में कितनी सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव में आज ये स्पष्ट हो गया है पहले चरण चुनाव के बाद कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस अपना 44 सीट बचाए रखने के लिए प्रयासरत है, इसी का चुनाव बचा है। और खड़गे जी ने तो मान लिया था संसद के अंदर ही कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और चुनाव में वो स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात आप कर रहे थे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा था वो भी सही कहा था, जो आज कहा है वो भी सही कहा है। हम सबका साथ, एकदम कंट्रास्ट है। नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा कि जरूरी है कहना, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। योजनाओं में हमने लागू किया है, जो हमारी नीतियां हैं उसमें लागू है, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। संतुष्टीकरण सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो मनमोहन सिंह जी का बयान पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कैसे हो सकता है? आज उनका जो मैनिफेस्टो उठा के ब्रजेश जी देखिए, तो वो जो मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था, मैनिफेस्टो में वो परिलक्षित होता है कि हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। बहुसंख्यक कौन है इस देश में? हिंदू है। यानी स्पष्ट रूप से मनीष सिंघवी जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी हिंदुओं का विरोध करने के लिए मैनिफेस्टो में कहती है। और आप मुसलमानों का विरोध करते हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। हमने कब कहा कि हम छीन लेंगे? हमने तो हमारी योजनाओं को उठाकर देखिए। आपने कहा सब छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा है? किस आधार पर? आप पढ़िए ना उसको, आप जो इनका कैसे छीन के ये दे देंगे? मैनिफेस्टो पढ़िए। उन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। मैं कह रहा हूं कैसे छीन लेंगे? उनका मैनिफेस्टो कहता है कि सबका हम सर्वे कराएंगे फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल, और उसको फिर हम बराबर में बांट देंगे। देखिए मार्क्सिज्म है, ये वामपंथी विचारधारा थी जो पूरे विश्व से विलुप्त हो गई है। जैसे वामपंथी विलुप्त हो गए, वैसे कांग्रेस को भी सूत्रदर्शी से खोजना पड़ेगा। और बांटने की जो बात कर रहे हैं, किसको बांटेंगे? मनमोहन सिंह ने कहा था किसको कि संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। तो निश्चित रूप से ये 26 अप्रैल की क्या कहानी अभी सुना रहे थे आप मुझे? 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव हो जाएगा। तो धोखेबाज लोग हैं। तो वायनाड से आपको क्या है? नहीं, आप 26 अप्रैल उनकी हिम्मत नहीं है, चूंकि वहां भी नहीं कुछ कह रहे थे, बोलिए ना। वहां वामपंथियों ने ही इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूपी में एक बात और मैं कहूंगा, वामपंथी इंडी अलायंस के पार्टनर हैं। उनके मैनिफेस्टो में है
कि हम परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के लिए जो परमाणु हथियार बने हैं, जो शांति विश्व में बनी रहे उसके लिए जो परमाणु हथियार बने हैं, उसको कांग्रेस नष्ट करना चाहती है। मुसलमानों के बाद परमाणु तक कैसे नहीं, ये चलेगी? सारी बातों पे डिस्कशन होगा ना। ठीक, मैं आपके मित्र आरएलडी हमारे साथ है, हमारे मित्र साथी हैं, इनका जो मैनिफेस्टो होगा उसका अरे ये लाई ही नहीं। उसका सवाल हमसे आएगा कि नहीं आएगा? ये लाई ही अगर नहीं। आएगा तो उसका सवाल हमसे होगा कि नहीं होगा? ठीक, मैं हमारे गठबंधन के नाते। अनिल दुबे को आउट ऑफ टर्न ही आमंत्रित कर लेता हूँ। बहुत स्वागत है आपका दुबे जी। ये जो प्राइम मिनिस्टर का कल का स्टेटमेंट और आज का स्टेटमेंट, ये सुना आपने? आप दोनों में से किसको इंडोर्स करते हो? कौन सा वाला सही मानते हो आप? प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट आपको नहीं पता है? नहीं, आप बताइए बड़े क्या भोले गलत वाले है? हैं आप। नहीं, क्या गलत हो गया? हाँ? कल का स्टेटमेंट सही था कि आज वाला सही है? नहीं, प्रधानमंत्री जी गलत स्टेटमेंट कहाँ देते हैं? सही स्टेटमेंट। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, आप बताइए ना कि क्या गलत कहा, तो मैं जवाब दूं उस बात का। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सब छीन के मुसलमानों में बांट देगी। घुसपैठिया कहा है? नहीं, आप किसके साथ हैं? ये दो भारतीय अलग जनता पार्टी अलग के शब्द बैठे इनको जवाब देंगे। नहीं, ये जवाब कुछ दे- ये तो नहीं, देना है। ये ज्यादा अच्छा जवाब देंगे आप उनका। क्यों बच रहे हो दुबे जी? ये उसमें ज्यादा अच्छा भाई जवाब आप देंगे। जो भाईचारा चला रहे थे नहीं, हम उसके तो अकॉर्डिंग भाईचारा है। नहीं, हम तो भाईचारा चला ही रहे हैं। अब भाईचारा आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, तो जैसे मनीष जी कह रहे थे, आप मनीष जी की बात को जो यही बोल रहे हैं उसको आप इंडोर्स करते हो या नहीं? नहीं, मनीष जी खुद ही अपनी पार्टी के प्रवक्ता, उनको मैं क्या इंडोर्स करूं? आप क्यों बच रहे हो? नहीं। भाई एक साथ लड़ रहे हो। नहीं, हम जैसे उनका वो वामपंथ वालों के साथ जोड़ रहे हैं, अभी उनसे पूछेंगे। अब आप भी तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हम वो जो बोल रहे हैं, जब वो गलत बोले तब तो मैं बोलूं। तो मनीष जी की जब बात वो- सब सही है। जब वो अपनी बात को खुद कह रहे हैं, पार्टी का प्रवक्ता बैठा, ये ना बैठे होते तो मैं जवाब देता। नहीं, मैं उनकी बात नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं समझे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं, आपकी सहमति है ना उस पर? नहीं, अब अगर वो कह रहे हैं कि यही तो पूछा। कांग्रेस के जो है भेदभाव की बात कर रही है, कांग्रेस भेदभाव के हिसाब से अपने मैनिफेस्टो मुसलमानों के तो इसमें मुद्दे पर गलत क्या है? जो ओपिनियन रखते हैं मनीष जी, उस नहीं, ओपिनियन से वो आप कोई सहमत ओपिनियन हैं? नहीं, हमारे हाँ, दूंगा समय। हमारे एनडीए गठबंधन में ओपिनियन सभी लोगों के लिए बराबर है। तो इनकी सबको opinion लेकर को मैं के आपकी चलने की opinion बात मानूं? हाँ? नहीं, सबको लेकर के चलने की बात है। ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है जिसको आप घुमाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हो। हमारे यहाँ मैंने सबको एक लेकर सवाल नहीं पूछा, हमारे मैंने यहाँ कहा जो मनीष जी ने हमारे कहा। और आप ये देखिए, और आपके सामने कहा, आप ये ऐसा देखिए, नहीं कोई मनीष जी पश्चिमी छिप के कहा हो। ब्रजेश जी, मैं आपको आप विषय बड़ा है। पश्चिमी- हाँ, बिल्कुल 20 समय सेकंड पूरा समय मिलेगा, नहीं, प्लीज वेट। मैं मनीष जी- पहला राउंड है, प्लीज वेट। अभी- हाँ, सब लोग बात देखिए, करेंगे। पश्चिमी उत्तर खूब प्रदेश समय में है। चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका, दूसरे चरण का मतदान होना है। मैं आपको बताऊं कि सारे वर्ग के लोग एनडीए के साथ जुड़े हैं। चौधरी जयंत सिंह जी की मुसलमान? सभाओं में सारे वर्ग के लोग, मुसलमान? अभी बागपत में चारू चौधरी जी का रोड शो था, और वो जिन अल्पसंख्यक बाहुल गांवों में जिस तरह उनका स्वागत हुआ है, आप ऐतिहासिक भीड़ जुटी है। मुसलमानों गाँव हाँ, में? मुसलमानों के गांव में स्वागत हुआ है। जयंत चौधरी जी की सभाओं में और अल्पसंख्यक आप मनीष जी की बात से इत्तेफाक भी रखते हो? और हम नहीं, और हम सारे नहीं, वो बताइए ना एक कि ने clarity देते नहीं, चलो। कहाँ हम कोई किसी को अलगाव की दोनों बात हाथ कर में रहे हैं? बल्ला नहीं चलेगा। नहीं, हम कहीं अलगाववाद के, हमारे यहाँ बात नहीं है। एनडीए में सभी वर्गों के लिए वो है। तो बीजेपी जिस विचार को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या राष्ट्रीय लोकदल भी उसी विचार को इंडोर्स नहीं, करती है? बीजेपी कौन सा एक लाइन विचार, का सवाल है। बीजेपी कौन सा विचार, जो कहाँ से विचार आपके अलगाववाद की सामने बात मनीष कर जी ने रही है? अभी प्रस्तुत किया है। बीजेपी भी सबको लेकर चलने की बात कर रही, कहाँ वो अलगाव की बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब 100% सहमत। वो सभी लोग, अच्छा, 20 वो सभी सेकंड। लोगों को लेकर अब के एक चलने सेकंड, की बात कर आपके रहे हैं। समय में से 20 देखिए, सेकंड हाँ, आप पहले दे दीजिए। देखिए, बीजेपी ही सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। जाति और धर्म के खांचे में बांटने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री जी का एक पक्ष हमने कल के भाषण का कहा था, आज सुन लीजिए। आज जो उन्होंने कहा वो भी सत्य है। 3 तलाक से किसने मुक्ति दिलाई? योजनाओं में एक जगह विभेद अगर हो तो कहीं बताइए। ठीक, मैं तो मनीष जी महिलाओं को- के साथ Thank you। असमानता होती मैं थी, आपको उस पर फिर नेक्स्ट टाइम दूंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। मनीष सिंधवी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर के कल के स्टेटमेंट को आप सही मानते हैं या आज के मानते हैं, या फिर आप उसमें कोई भेदभाव देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी हताश हैं। 10 साल सत्ता चलाने के बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके किसी भी चुनावी भाषण में कहीं वो जो उन्होंने काम अगर कुछ किया होता तो उसकी चर्चा करते। अब वो चर्चा क्या कर रहे हैं? कल जो उनका बयान था निहायत दुर्भाग्यपूर्ण था, और मुझे शर्म आती है उन्हें प्रधानमंत्री कहते हुए। वो क्या कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमानों को पूरा संसाधन दे देंगे। वो कह रहे हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं, ये भी तो स्टेटमेंट में था ना, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको दे देंगे। पर वो कह रहे हैं वो तो आपके नेता ने कहा था। नहीं, और आपके नेता के हवाले से उन्होंने नहीं, ये स्टेटमेंट उनका था। फिर उन्होंने कहा कि साहब मनमोहन सिंह साहब ने अपनी स्पीच में कहा था।
पिछले जब से ये लोग सत्ता में आए हैं 14 से 100 बार ये बात उठा चुके हैं और 100 बार उसका फैक्ट चेक सामने आ चुका है। पूरा जो स्पीच थी मनमोहन सिंह साहब की, आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूं। हाँ, पढ़ दीजिए बिल्कुल पढ़ दीजिए। अपनी बारी में कर लीजिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, दलितों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का और खासतौर पे मुसलमानों का। ये पूरा स्पीच है उनका। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो ये लोग विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं, तो एससी की भी बात कर रहे हैं, एसटी की भी बात कर रहे हैं, ओबीसी की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं, वो एक कंप्लीट डायमेंशन में है और 100 बार मतलब बाकायदा पूरा जो बयान है वो सब आ चुका है। दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री मन से चढ़कर झूठ बोलते हैं, और कब? एक 20 साल पुराने स्टेटमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। उनके पास ये कहने के लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था 14 में कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए। वो कहते थे मैं स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, नहीं बना पाए। कहते थे बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, नहीं चला पाए। तो सवाल तो आपने इसकी काट के लिए क्या तैयार किया? आपने तो काउंटर हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया जिसको लेकर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसमें लिखा है कि वो बांट देंगे और ये कर देंगे। उसमें जातीय जनगणना की बात की, क्योंकि ये लोग ओबीसी विरोधी हैं, सिर्फ ओबीसी का वोट लेना जानते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो इनके आपके वामपंथी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि एटम बम हटा देंगे। ऐसा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट तो है नहीं। पहले तो मैनिफेस्टो में एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैनिफेस्टो में हम इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, लड़ाइयां हमने मनीष भाई, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, एकदम नहीं बोला था। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो आपके मित्र का, जैसे भाई मनीष जी जो बोलेंगे ये इंडोर्स कर रहे हैं, अनिल दुबे, आप भी वामपंथियों के एजेंडे को इंडोर्स करते हो? बिल्कुल नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश में लड़ाइयां लड़ी हैं, हम शहीद हुए हैं इस देश में। 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई हम लड़े हैं इस देश में, मजबूती से लड़े हैं। एक सवाल और है जी, अमेठी रायबरेली में चुनाव है, कोई लड़ेगा कांग्रेस? बिल्कुल लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। और आज की डेट में ये भाई साहब टिकट तक घोषित नहीं कर पाए हो। सवाल इस बात का है, अभी क्या जो 5वें और 6वें चरण के चुनाव हैं, लोगों ने नामांकन आप कहे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आप तो जनवरी से मुझसे कह रहे हो, तो मैं तो अभी अच्छा, मैंने जनवरी से जो बातें आपसे कही। क्या तारीख है आज? ब्रिजेश जी 22 है। ब्रिजेश जी जनवरी में कहा था ना इन्होंने। ब्रिजेश जी, मैंने जो बातें यहाँ पर कही थी सब सही साबित हुई। हमने गठबंधन की बात आपसे की थी। मुझे कैंडिडेट का नाम बता दो, मैं आगे नहीं पूछूंगा। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की सीट है, इमोशनल लगाव है, वो लोग लड़ते रहे हैं। हाँ, कौन आगे भी लड़ेगा? लड़ेंगे। हाँ। आगे भी लड़ेंगे। बाकी ये राहुल और प्रियंका लड़ेंगे। ये फैसला आप जानते हैं इस बात को कि मनीष सिंधवी यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकते। 26 अप्रैल कर रहे थे, उनसे पूछिए। मैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ वो पूरी कर लूं अपनी। जी देखिए सर, अब 10 सेकंड बचा सर, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। ये एक मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि साहब हम किसी में बांट देंगे। संपत्तियां बांटी नहीं जाती हैं, संपत्तियां जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में दी जाती हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके दौर में असमानता की स्थिति इनके दौर में असमानता की स्थिति सर अगली बार रख लीजिए। 15 लोग 70 करोड़ लोगों के बराबर लेके बैठे हैं। हैदर को कनेक्ट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के किस वाले स्टेटमेंट के साथ इत्तेफाक रखते हो और किस वाले से नहीं। एक तो ये क्लैरिटी दो। दूसरा, आपके पार्टनर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 150 के ऊपर नहीं जा रही, उनका क्लेम है 400, 400। ब्रिजेश जी, एक शेर से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि अजब तेरी है महबूब सूरत, नजर से गिर गए सब खूबसूरत। देखिए, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि प्रधानमंत्री जी को रोज गोल पोस्ट बदलने पड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एएनआई को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, वो डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। फिर कल उन्होंने किस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण और आप समझिए कि ऐसा बयान दिया जो भ्रामक था और बहुत ही आपत्तिजनक था। आज उन्होंने कुछ और बयान दिया। तो आप समझिए कि किस प्रकार की निराशा और हताशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और देश के प्रधानमंत्री, ये स्ट्रेटजी तो हो सकती है पॉलिटिकली, ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है और ये पॉलिटिकल ट्रैप भी हो सकता है। देखिए कोई काम नहीं है 10 साल के प्रधानमंत्री जी के पास कि वो गिना पाए। एक आपने ट्रैप की बात करी तो एक सर्वे हुआ था CSDR जो बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, तो उसने बताया था कि 71% लोग हमारे देश में जो वोट करेंगे वो महंगाई पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, जो विकास नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन विषयों पे वोट करेंगे। तो मुझे लगता है स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जानती है और 400 पे हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। नारा समाजवादी पार्टी पहले भी दे चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी ये बात कही है।
है। अब देखिए, अब जब एक पार्टी ला रही है कि हम किसको नौकरियों का कैलेंडर दे रही है, तो उस समय प्रधानमंत्री जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज किसको बांटी जाएंगी। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में जो देश की संपदाएं थी, जो देश के रिसोर्सेज थे, वो किसको बांटे गए। वो कुछ उद्योगपति मित्रों को बांटे गए। 16 लाख करोड़ आपने जो है 22 लोगों के माफ कर दिया, हमारे किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, उनको आपने लीगल गारंटी एमएसपी पे नहीं दी, उनको आपने उनका अधिकार नहीं दिया। बेरोजगारों को आपने अभी बता रहे थे 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे जब देश में। मुसलमानों के गांव में जाती है का दाम तो जो है इनको बड़ा ग्रैंड वेलकम मिलता है आरएलडी वालों को, सही है। अब देखिए वो उनको, अब देखिए आज मुझे लगता है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सहयोगियों को लोकसभा क्षेत्रों में घुसने से नहीं रोका जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें भगाया जा रहा है, सब जानते हैं। यहां तक कि रवि सोनकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको इस स्तर पे इंसिडेंट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि भाई हम सत्ता में तो यूपी में हम ही रहेंगे, हम आपको देख लेंगे। क्यों? ये वो लोग अच्छा, पश्चिम में इनसे पूछे रवि सोनकर नहीं, सांसद है। देखिए ये वो लोग हैं जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, जो पिछड़ा विरोधी है, अच्छा, किस रवि सोनकर की बात कर रहे हैं? विरोधी है, ये समाज में समरसता नहीं लाना चाहते हैं। किस रवि सोनकर जी? किस रवि सोनकर की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कह रहे थे कि हम चुनाव लोकसभा के तो खत्म हो जाएंगे, हम शामली के हैं, विनोद सोनकर नाम हम है आपको उनका। देख लेंगे। जी 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 जी, विनोद सोनकर की मैं बात कर, तो इस प्रकार के भयानक बयान आ रहे हैं। क्या किस प्रकार का बयान अरुण गोविल देते हैं, किस प्रकार का बयान जो है लल्लू सिंह देते हैं, किस प्रकार का बयान जो है आपके भारतीय जनता विनोद पार्टी शर्मा जी को बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। विनोद शर्मा जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी स्वागत आपका। ये जो 8 सीटें हैं, 26 तारीख को जो चुनाव है बागपत से अमरोहा तक, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है इस इलाके में, कौन किस पर भारी है? धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने मुझे इस बहस में शामिल होने का मौका दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जो 8 सीटों का चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 8 में से 3 सीट ऐसी हैं जिसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और 5 सीट पे बरकरार रखे अपने पूर्व प्रत्याशियों को जो पूर्व सांसद रहे हैं। और उन सांसदों की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जीत उस समय 2019 में अच्छी मतों से वो जीते थे। जहां जहां बदलाव हुआ, जैसे मेरठ में बदलाव हुआ तो मात्र 6,700 के करीब का अंतर था और इसलिए राजेंद्र अग्रवाल जी की जगह अरुण गोविल को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया मेरठ में। अमरोहा की बात करें तो क्योंकि पहले बसपा के प्रत्याशी वहां रहे और पहले जो प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में रहे, इस बार भी वही मुकाबले में हैं जी, जो 2019 में थे, लेकिन पाला ये बदला वो बसपा से अब कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो ये एक मुख्य मुकाबला अमरोहा का है। वहां पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जो इस समय बयानबाजी चल रही है, अलीगढ़ और अमरोहा बागपत जो इधर का क्षेत्र है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति इस समय चल रही है। जो प्रधानमंत्री के बयान हैं उसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रालोद के बीजेपी के साथ शामिल होने से जाट के 2 ग्रुप बने हैं, जो एक तो भारतीय किसान यूनियन या जो किसान संगठन है जाटों के, और एक ठाकुरों के भी किसान संगठन बने हुए हैं। उन्होंने आपस में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया है। अब देखना यह हुआ कि किसका असर कितना ज्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप देखिए मथुरा में हेमा मालिनी है जो चिरपरिचित चेहरा है, मेरठ में अरुण गोविल है जो चिरपरिचित चेहरा है, और 5 बार जो 2 बार के सांसद हैं जो 5 सीटों पर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके मुताबिक सेकेंड फेज में फाइट है या फिर बीजेपी भारी है इस क्षेत्र में? मुझे लगता है कि कंपटीशन बसपा ने रोचक बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने, ये कई विश्लेषकों ने मुझे ये बात कही कि बीएसपी इस बार गहरा गेम खेल रही है। जी जी, बहुत मतलब रोचक बना दिया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको जी कि इन जो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर 2 लगातार सीटें हैं जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, दोनों में ठाकुर प्रत्याशी को इसलिए टिकट दिया कि गाजियाबाद से बीजेपी ने जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम से लेकर यहाँ पर जेवर में धीरेन्द्र सिंह जो है वो ठाकुर लॉबी का नेतृत्व करते नजर आते हैं। और साथ में वो बीजेपी में कहीं ना कहीं इंटरनल जो विरोध की स्वर हैं वो वहीं पर दिखाई देते हैं और उसका फायदा आपके मुताबिक ठाकुरों ने एक मोर्चा खोल रखा है अगेंस्ट बीजेपी? जी 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 जी।
ऑल राइट, और मैं अंदर खाने वो जी। लोग इंटरनल अंदर खाने। धन्यवाद internal- शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अनिल दुबे के पक्के दोस्त केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मामलों के एक्सपर्ट हैं। मलिक साहब, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के जो दो स्टेटमेंट आए उनको आप किस संदर्भ में देखते हैं, दोनों का? स्पेशली मैं आज वाले का भी कोट करता हूं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया, उनकी सरकार ने ये भी जिक्र किया। और दूसरा, ये 8 सीटों पर चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की बात करें, खाली ये कल का और आज के स्टेटमेंट की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का भाषण होना चाहिए, जिस तरह का वजनदार उनकी बातें होनी चाहिए, हमें इस बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों ने बड़ा निराश किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल भाषण दिया था, जो तथ्य रखे थे, वो तथ्य को जब हमने जांच करी तो वो मनमोहन सिंह जी का एक लंबा चौड़ा भाषण था और उनमें उन्होंने खाली मुसलमानों की बात नहीं की थी, दबे कुचले दलित और पिछड़े लोगों की बात की थी कि उनका भी प्राकृतिक संसाधनों पे हक है और मुस्लिमों का भी उन पे हक है। तो उस तरह से इसमें से इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हो इलेक्शन में? मैं इसका इम्पैक्ट असेसमेंट समझना चाहता हूँ। इस तरह के बयान का कोई असर पर्टिकुलर कम्युनिटी में होता है या नहीं होता है? नहीं, इसका बयान ये होता है कि प्रधानमंत्री जी को जितना सीरियस लोग लेते हैं, इस तरह के बयानों से प्रधानमंत्री को उस तरह से सीरियस लोग नहीं लेते। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बयान जाता है और तुरंत आप अगले दिन चेंज कर दे रहे, जैसा कि आज अलीगढ़ पे आपने देखा। खैर, दूसरी बात, मैं अब 8 सीटों की बात करता हूं जिन पे चुनाव हो चुका है। हाँ, और दूसरी 8 करिएगा सीटें वो हैं जी, दूसरी सीटें वो हैं जिन पे चुनाव होना है। अभी देखिए, हमारे मित्र को घेर लेते हैं आप, अनिल दुबे जी को। कभी नहीं, दोस्त है हमारे, कभी नहीं घेरता सर। भव्य स्वागत हो रहा है जयंत चौधरी जी का, चारू चौधरी जी का, और बाकी लोग करे ना करें, जाट करे ना करें, मुसलमान भव्य स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालने के लिए मरा जा रहा है। जितना भारतीय जनता पार्टी जी ने काम मुसलमानों के लिए किया है, अब वास्तव में काम किया है अगर आप सीरियसली पूछेंगे, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, लेकिन मुसलमान उस चीजों को नहीं समझ रहे। इनको, दुबे जी को यह होना चाहिए कि जयंत चौधरी के जाने से कितना जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। मैं सीरियस जहां पे होके आया हूं ब्रजेश जी, 19 तारीख के बाद हम शायद डिबेट पे नहीं बैठ पाए हैं। मैं अपने गांव में गया और खुद भी मैं वोट डाल के आया हूं। तो वहां पे मैंने अपने गांव में पता किया, जहां पे कोई झूठ बोलेगा ही नहीं, 50% जाट तो वोट डालने निकला नहीं। 50% में से जो जाट वोट डालने निकला है उसमें से 10-15% लोगों ने आरएलडी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। इसके अलावा उन जाटों का कहना यह था कि भाई साहब, दिल पे पत्थर रख के हमें साइकिल पे मोड़ देना पड़ रहा है। ये तो स्थिति है दिल पे पत्थर रख के इस तरह की चीज है जी, क्योंकि वो साइकिल को पसंद करते नहीं है आराम से। आपकी सीट कौन सी थी सर? गठबंधन हो जी, कैराना सीट है हमारी, कैराना। ओके। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें, जैसे कि मैं विनोद जी की एक बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ का टिकट बदला है क्योंकि वहां पे अग्रवाल जी 6,500 से जीते थे। संजीव बालियान से उनको 300 वोट ज्यादा मिले थे। संजीव बालियान के तो उनसे भी कम थे और संजीव बालियान की वजह से ही नेगेटिव माहौल भारतीय जनता पार्टी का वेस्टर्न यूपी में बना है। तो संजीव बालियान का टिकट क्यों नहीं कटा? अगर भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान का टिकट बदलती, अगर भारतीय जनता पार्टी कैराना से जो अभी वर्तमान सांसद है उनका, अब मुझे एक शार्प रिप्लाई आपसे चाहिए कि इन 8 सीटों पर बीजेपी का मामला ज्यादा मजबूत है या फिर अपोजिशन इनमें से किन्हीं सीटों पर अच्छी फाइट भी दे रहा है? जैसे अगर आप सच्चाई पूछे, 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है और मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहला वाला बीत गया। अब गाजियाबाद नोएडा में बीजेपी को कौन टक्कर देगा सर? गाजियाबाद नोएडा में इतनी टक्कर नहीं है, शहरी सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत लेगी। अगर आप पिछली बार का वीके सिंह का वोट प्रतिशत देखेंगे, बहुत ज्यादा था, उसको बीट करना किसी दूसरे दल के बस का है मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरठ वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है क्योंकि वो राम को भूल चुके हैं लोग। 40 साल पुराने राम हैं ये। इससे पहले तो आप सीता को, रावण को संसद भेज चुके हैं, तो राम को बहुत लेट लाए हैं। तो जो युवा वोटर है, जो दूसरे लोग हैं, जो वहां का मलिक साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो उनको पहचान नहीं पा रहा है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये 2 अलग अलग क्लेम आ रहे हैं, कोई 400 पार जा रहा है, कोई 300 पार जा रहा है।
किसी का कहना है कि उनको 150 पे समेट देंगे। आपको इन फैक्ट्स के बीच ग्राउंड पर क्या एक्टिविटी जनता के बीच देखने को मिल रही है? देखिए, चुनाव में नारा हर चुनाव में एक नया आता है और भाजपा का 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है वो भी जान रही होगी कितना पार होगा, और 150 पे जो लोग बात कर रहे हैं वो भाजपा के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, ये भी बातें हैं। जैसे एक बार एक नेता ने कहा कि बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, तो लोगों ने इस बात का बुरा नहीं माना, लोगों ने कहा शायद अपने बापू के लिए कह रहे हो। तो ऐसे ऐसे है सबका। और तो ये जो भाजपा और रालोद साथ आकर भी मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा सके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ी कहा जाए तो एक संकेत है, एक मैसेज आया है पहले फेज से कि जब जयंत चौधरी ने कहा कि हम पटकनी देंगे, लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तब पटकनी अच्छी होगी। जो प्रतिशत गिरता है मतदान का, ये माना जाता है कि जो भाजपा का वोटर है वो कम निकला, ये भाजपा के लिए नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि विपक्ष का वोटर लाइन में लग के धूप सह के उसने वो वोट डालता है। लेकिन यहाँ पर ये अंतर दिखा पहले फेज का। देखिए, एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन का हमला चल रहा है। उत्तर प्रदेश और देश में जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वो समाजवादी नैया पर बैठकर मोदी को चुनौती देने उतरी है। एक चीज और ब्रजेश जी देखना होगा कि भाजपा के पास तो बूथ कमेटियां बहुत मजबूत हैं, पन्ना प्रमुख भी इनके पास बहुत हैं, तो फिर ये लोग वोट क्यों नहीं डलवा पाए? क्यों वोट का परसेंटेज गिरा? क्या उन्होंने ये मान लिया है कि अब 400 सीट तो आ ही रही है, मेहनत करने क्या जरूरत है ज्यादा, इस धूप में जान देने की? या उत्साह में कमी क्यों दिख रही है? इस पर चुनाव के रणनीतिकार विचार करें जी। एक चीज और बीजेपी के लिए थोड़ी सी कहा जाए विचार करने वाली बात हो सकती है, जिसमें जो सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हेमा मालिनी हो चाहे अरुण गोविल हो, तो ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ये 1 रुपया ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब पार्टी पे लदे हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, ये भाई चुनाव में गाड़ी चलेगी। अच्छा, जिला अध्यक्ष कितना लोगन का जवाब दे? भाजपा के जिला अध्यक्षों से पूछिए। ये तो आप बिल्कुल डिफरेंट पिच पे ले गए। बात सही है। उनके सामने बड़ी परेशानियां हैं, और ये जो सेलिब्रिटी इनका देखने और सुनने, देखिए भाई धान के खेत में हेमा मालिनी चली गई और गेहूं के खेत में और काटी वहां फोटो, उनको देखने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। लेकिन जब गाड़ी दौड़ेगी, प्रचार होगा, तो वो बिल भेज दो भाजपा मुख्यालय पे लाखों लाख का, तो पार्टी के लोग कहां से पूरा करें? ये सब थोड़ी सी टेक्निकल बातें रहती हैं जो परेशानियां नहीं, ये बहुत आती गंभीर बातें हैं, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब वहां जिला अध्यक्षों की जो समस्याएं वो मैं रख रहा हूं। हाँ। लेकिन ये बात साफ है कि जो सेकंड फेज है वो भाजपा के बहुमत और बढ़त का फेज है। अगर एक अमरोहा की सीट आप छोड़ दीजिए तो पिछली सीटों पर सब भाजपा जीती है, और अब इसमें आरएलडी का बागपत भी एक मिल गया है उनको। क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी थी वो पहले फेज में मतदान का प्रतिशत गिरना उसका दर्शाता है, और दूसरे फेज में वो कितना असर करेगा ये भी देखना होगा। देखिए, एक चीज और महत्वपूर्ण दिखती है जो इस बार की लड़ाई है। लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो मायावती के साथ गठबंधन नहीं किया, ये बुद्धिमानी का काम किया। इससे चुनाव में अपने आप वो भाजपा के सामने खड़ी हो गई है पार्टी, और मायावती की पार्टी अपने आप डाउनग्रेड चली गई। कांग्रेस ने एक नारा दे दिया नौकरियों का 30 लाख का, एक शेड्यूल जारी किया। वो देश में और जगह चल रहा हो, लेकिन यूपी में जातीय आधार पर समीकरण चल रहे हैं। ब्रजेश जी, बसपा
जितना कमजोर हुई है उसका सीधा फायदा भाजपा को नहीं मिल पाया है। वो समाजवादी पार्टी उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है और यूपी में इस चीज को भाजपा के लोग भी, रणनीतिकार भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। अगर भाजपा को अच्छा लड़ाई तब मानती अगर सपा बसपा एक साथ लड़ते जैसे पिछली बार लड़े थे, तो उस बार भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन तब भी किया था। अब की बार बसपा का कमजोर लड़ना भाजपा को नुकसान कर रहा है। मतलब आपका मानना है कि वोट बटेंगे? देखिए, पहला फेज में मायावती का खुद वो आकलन करें कि कितनी सीटें आ रही। अमरोहा में उनका सांसद था, वो कांग्रेस में जा चुका है। वहां पर अब लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए की दिख रही है। तो सवाल तो यही बड़ा है ना कि क्या अपनी जीत के प्रति मायावती खुद आश्वस्त हैं? ये भी चीजें हैं। वैसे हेमा मालिनी ने जो गेहूं काटा था, वो खेत में से धान और गेहूं उठ के चला गया थ्रेसर पर। अब वहां पर गेहूं उत्पादन का समय आ गया है, अब वो लोग देखें। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद एक और चीज बदली। ये चुनाव अब कब्रिस्तान और शमशान की ओर बढ़ रहा है, हिंदू और मुसलमान की ओर भी बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में अली और बजरंग बली ये सब आ जाएंगे कल परसों में। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश में पहले फेज को भांप चुके हैं लोग कि मामला अब दूसरी ओर जाना चाहिए। बहरहाल ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आनंद लीजिए कि सब जनता को, जनता मालिक है। जब तक मजा आता है तब तक देती है वोट, नहीं तो फिर अपने हिसाब से निर्णय करती है। कि अगर कोई पूछता नहीं होता तो कोई देवता नहीं होता, और सब धंधे गहरे दलदलों में हैं। अब कोई रहनुमा नहीं होता, वो जो सबके करीब होता है वो किसी का सगा नहीं होता। और बागबा पर अगर नजर रखी होती तो ये चमन यूं ही लुटा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ऑब्जर्वेशंस और पॉलिटिकल जानकारियां हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, इन 8 सीटों को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? दूसरा आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को भी अब पहले चरण के बाद कम्युनल करना चाहती है। दो बातें हैं, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी ब्रजेश जी, तभी तो 80 सीटों का हमारा जो लक्ष्य वो पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जा रही है। ब्रजेश जी देखिए, आवास, शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, अनाज का वितरण, जो तमाम योजनाएं हैं, इसमें कहीं धर्म के आधार पर विभेद आपको लगा? कोई ऐसी शिकायत आई कि किसी धर्म विशेष को दिया जा रहा है, किसी धर्म विशेष को नहीं दिया जा रहा है? योजनाओं में, नीतियों में कहीं भी इसका विभेद नहीं किया गया। सबका साथ सबका विकास जो हमारा मूल मंत्र है उसके आधार पर हमने काम किया। लेकिन निर्लज्जता से अगर कांग्रेस देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र पर, उसकी चांदी पर निगाह डालेगी और कहेगी कि बहुसंख्यकवाद नहीं पनपने देंगे, और अगर आरक्षण में नहीं, ये गलत बात है, आरक्षण गलत है। अपनी बीच में और आरक्षण बहुत अच्छी डिबेट है, आप ही के पास आ जाऊंगा। आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप नोट कर लो। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने जब कहा कि मुसलमानों का पहला हक है, उसके एक महीना पहले पूरा फैक्ट दूंगा, उसके एक महीना बाद में आप ही पहले उसके एक महीना पहले, एक माह पहले सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की कमेटी ने ये सिफारिश नहीं की थी जो कांग्रेस द्वारा गठित थी कि एससी और ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया जाए। बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। तो दलित ओबीसी विरोधी ये पार्टी मांग रहे हो या इनकी कमियों मैं दूसरी बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, न जात के आधार पर होना चाहिए, न धर्म के आधार पर होना चाहिए। अपनी योजनाओं से सबका संतुष्टीकरण, उसका एग्जाम्पल है 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये निर्लज्जता है इनकी। इसके बावजूद एक कम्युनल ये करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और हम उसका विरोध करें तो हम सांप्रदायिक हैं। ओके, यस मनीष जी, गो अहेड। अब आप बोलिए। झूठ है, इन्होंने जो फैक्ट रखे आप बोलिए। नहीं, क्योंकि झूठ इनके, और 1 by 1 डिबेट करेंगे प्लीज। क्योंकि झूठ इनकी मां बहनों के मंगलसूत्र पे निगाह मत डालिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, अरे शर्म करिए, क्या बात कर शर्म आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। क्या बात कर, उसको बांट देंगे। क्या बात करते हैं आप बोले
वन बाय वन एक्चुअली क्या है कि झूठ इनके नसों में शामिल हो गया है। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है, अब इनको बोलने अब आप एक मिनट जाइए, बात कह ले, मैनिफेस्टो में साफ लिखा वन हुआ बाय वन है बात कि हर गरीब घर की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। क्या गलत है? अगर मैनिफेस्टो में लिखा है कि 30 लाख लोगों को बच्चों को नौकरी दी जाएगी, क्या गलत है? उसमें लिखा है क्या? एक मिनट, वो सांप्रदायिक है कि नहीं है? अरे सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है कि नहीं? आप बहुसंख्यकों को, आप इनको जवाब देने दो। अरे बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहते हैं आप शर्म करिए झूठ बोलते हुए। आप बोलो। नहीं, मैं इस बात को आप बोल, मैंने फर्स्ट पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया मैनिफेस्टो अपना। आप अपने मैनिफेस्टो बोले, आप बोलिए आराम से, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि युवाओं को, एक एक करके एक्सप्लेन, युवाओं को 25 वर्ष के कम युवाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वहां हिंदू मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, वहां जैन सिख नहीं लिखा हुआ है, वहां युवा लिखा हुआ है। जिन युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया और 45 साल की अच्छा, मैंने सुना आपके अध्यक्ष ने समय मांगा है मैं एक प्राइम मिनट मिनिस्टर अपनी बात से। पूरी कर लूं जी, जिन्होंने आराम से बात करते हैं हम लोग, क्यों उत्तेजना क्यों? जब हम लिखते हैं कि गरीब घर की महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं, तो गरीब घर की महिलाओं में फिर हिंदू मुसलमान और जैन सिख नहीं करते। हम गरीब घर की महिलाओं की बात करते हैं, हम आदिवासी संकल्प की बात करते हैं, हम SC और ST की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो हम सबकी बात अच्छा, मैं एक सलाह दूं आपको जी, आप अपना मैनिफेस्टो लेके मनीष शुक्ला के घर चले जाओ। मैं अभी भेज दे रहा हूं, अगर पढ़ना चाहते। नहीं, इनके घर जाओ, दे के आओ, इनको कन्विंस करो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैनिफेस्टो मेरा पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं कि इसमें नहीं, आप लेके जाओ और इनको कन्विंस करो। ब्रजेश जी, मैं अगर यहीं आप मंगा लीजिएगा और मैं सारा मैनिफेस्टो पढ़ दूंगा अगर, तो भी न मानेंगे। बहुत शुक्रिया। किस दिन अब आपस में तय कर, साथ डिबेट करा दीजिए। वो तो कल ही कर लीजिए, आप किसी दिन, कल ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए। किसी कीमत पे माताओं बहनों के मंगलसूत्र। अरे शर्म करिए मनीष भाई, आप गंभीर प्रवक्ता हैं, ऐसी बातें ना करें। मैंने कल स्टेटमेंट सुना जयंत चौधरी का मथुरा में। उन्होंने हेमा मालिनी के सामने अब आगे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये जयंत चौधरी ने हेमा के सामने सरेंडर किया है? नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोग अब मिलकर के कब जब मथुरा से लड़ूंगा तब आइएगा, आप मेरा प्रचार करिएगा। ऐसा क्या हो गया कि इतना फ्लैटली सरेंडर हो गया? नहीं, उसमें सरेंडर क्या करने की बात है, तो वैचारिक वो है। आज हम उनके साथ जुड़ गए, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, हम उनका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम जो है इतने सालों बाद जो है हम एक मंच पर आए हैं। 2009 में हेमा जी ने हमारा प्रचार किया था, 2024 में मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ। अब हम लोग आपस में सामने आमने नहीं लड़ेंगे। जब इत्तेफाक है कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का प्रचार करना पड़ा, बागपत में तो खैर आप खुद ही लड़ रहे हो, और जिन हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को हराया था मुजफ्फरनगर में, अब उनके लिए मथुरा में वहां जाना पड़ रहा है। नहीं ब्रजेश जी, कोई थोड़ा संकोच तो होता होगा। लड़ाई वैचारिक होती है ना, राजनीति में लड़ाई वैचारिक हुआ करती है, कोई व्यक्ति से थोड़ी लड़ाई है। अब उस समय जो है हम दूसरे मोड़ पर थे, आज हम दूसरे मोड़ पर हैं। उस समय केपी मलिक क्लेम कर रहे हैं, केपी मलिक जी कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी मिल गया होगा, उसने कहा होगा कि हम भाई हमें तो दिल पे, वो भी हम ही को वोट देना चाह रहा था। अच्छा, अब वो जो है उसको लगा कि वो भाई सपा का पदाधिकारी तो पर एक बात उन्होंने कही जो आपके फिर कि भाई छाती पे रख के क्या अब भाई अब कोई उनको मिल गया, दिए हैं कोई उनको पदाधिकारी उनका मिल गया, अब संयोग है तो उनको लग रहा है कि जो है नॉर्मल जाट मिले थे, वो उनके जाटों का गांव नहीं है। हम कराना के हैं, नहीं हमारे साथ क्या केवल जाट है, हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, सभी जातियों के लोग हैं। और आप ये अभी हमारे मित्र जो है मनीष जी अभी अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की इनके घोषणा पत्र में बात है। अरे क्या जब इतने दिन सरकार में थे तब क्यों नहीं लागू कर दिया? तेजना क्यों? जब ये सरकार में थे तब क्यों नहीं लागू कर दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? आज किसानों की बात आज किसानों की बात किसानों का भला अगर कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। मैंने आपकी बात सुन ली, आप सब लोग बाकी भी मेहमान उनकी बात सुनी जाए। अब्बास हैदर मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने तो सोचा था कि कन्नौज से आपकी पार्टी के अध्यक्ष खुद आएंगे लड़ने, लेकिन आज तो तेज प्रताप यादव को उतार दिया गया। देखिए ब्रजेश जी, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी बसपा के साथ, और तेज प्रताप जी सिटिंग सांसद थे। इसके बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मौका दिया। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे उन पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। यादव में दूसरे परिवार का यादव कोई टिकट दिया इन लोगों ने क्या? रेखा से ऊपर लाए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 23 करोड़ लोग इनकी सरकार में गरीबी रेखा के नीचे गए। जितने दुनिया गरीब हुए 2020 में, उससे नहीं जानकारी। 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, नागरिक थे। ये आपकी सरकार ने किया है।
आपने 23 करोड़ लोगों को पहुंचाया आपने, आपकी सरकार ने, आपकी उपलब्धि है, इसके बारे में भी बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी हताश है, कोई समाज इनके साथ नहीं जुड़ा है। ये बताते थे राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज कस्में खा रहा है कि इनको वोट नहीं करेंगे। वह समाज के देश के सबसे बड़े नेता को इन्होंने जेल में पहुंचाने का काम किया है, आज इनको दवा इलाज भी नहीं उपलब्ध करा रहे जेल में। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता की। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हताश है, निराश है और हताशा आपके पुराने सहयोगी हैं अनिल दुबे, देश को तोड़ने वाले हैं। अनिल दुबे का कहना है जनता आपके साथ नहीं है, कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी का चुनाव में उनके भाषणों पर रोक लगानी चाहिए, उनके प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। आपके पुराने दोस्त हमारे दुबे जी, अनिल दुबे कह रहे हैं जनता तो आपके साथ ही नहीं, वो तो इनके साथ है, ग्रैंड वेलकम हो रहा है इनका। देखिए ब्रजेश जी, अगर इनके साथ जनता होती, आज जाट समाज इतना डिमोटिवेटेड हो गया कि वोट नहीं करने गया। 5% लगभग वोट परसेंटेज कम हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इनको खुद समझना होगा, 4 जून को इनको समझ में आएगा। अरे नहीं निकला तो फिर आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि आपको वोट मिला? जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मैं विनोद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, जाने माने पत्रकार हैं विनोद जी। 8 सीट ये जातियों की जो गोलबंदी है, स्पेशली कई कम्युनिटीज की, मैंने त्यागियों को देखा, राजपूत समाज में भी देख रहा हूं, क्या इस बार धर्म पर जातियां हावी हैं या फिर 2019 का पैटर्न ही इस बार कमोबेश चलेगा चुनाव में? आपने क्या महसूस किया ग्राउंड पे? देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी एक धर्म आधारित, या उसको चाहे अध्यात्म से जोड़ लीजिए, काशी मथुरा अयोध्या इनसे जोड़ लीजिए, वो एक हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की बात करती चली आ रही है, विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास सबकी बात करती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि हिंदुत्व एक साथ रहे। लेकिन विपक्ष ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर जातियों के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की, और मैं देख रहा हूं इन चुनावों में जातीयता का मुद्दा बढ़ रहा है, वो विपक्ष की तरफ से बढ़ रहा है और बीजेपी उसको रोकने की कोशिश कर रही है। उसी प्रयास में जो आप देख रहे हैं कि राजपूतों की नाराजगी, त्यागी समाज की नाराजगी, क्योंकि एक मुद्दा उठा था त्यागियों का, तो बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को मेरठ से उतारा है। तो एक कुल मिलाकर अलग अलग ध्रुवीकरण की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या कोई बीएसपी इसको ट्रायंगुलर कर सकती है? जैसे मेरठ में उन्होंने त्यागी दिया, नोएडा में वो राजपूत समाज से प्रत्याशी लेके आए हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? गाजियाबाद भी। तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रायंगुलर हो पाएगा? गिरीश जी को उतारा है, जी बुलंदशहर में गिरीश को उतारा है जो सांसद रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर वो कोशिश कर रही है कि त्रिकोणीय संघर्ष में, लेकिन इसमें नुकसान वो बीजेपी का भी कर रही है, सपा का भी कर रही है, दोनों के वोट काट रही है सपा का, क्योंकि जो अगर अमूमन जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है उसमें लगता है कि बीजेपी का मुकाबला किससे है, तो उसमें कंफ्यूज होता है वोटर। तो आपको क्या लगता है बीएसपी इस बार अपने रिवाइवल प्लान पे काम कर रही है? ये पार्टी पुनर्जीवित होकर फिर से ताकतवर होगी या फिर नीचे जाएगी? देखो, जीत नहीं सकी तो जीतने नहीं देगी, चाहे वो सपा हो या बीजेपी हो। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर होगा तो ये बसपा स्पीड ब्रेकर की भूमिका निभाएगी, तो दोनों के मार्जिन घटाएंगे। जी मेरा ये मानना है जी। ऑलराइट, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। मलिक साहब, आप इन 8 सीटों पर किस तरह का चुनाव देख रहे हो और आपको क्या लगता है कि इधर के मुद्दे क्या ज्यादा हावी हैं? धर्म पर जाति हावी है या जातियों पर धर्म हावी है? 2019 टाइप का मुकाबला देख रहे हो या इस बार इशू बेस्ड चुनाव है? और दूसरा, ये इतना वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में कम क्यों था? इस बार क्या होगा? क्या अभी भी लोगों के मन में उस तरह का वोट देने नहीं निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं? 10-10% वोट कई जिलों में कम हुआ, कारण? ब्रजेश जी, एक तो आपको याद होगा हमारी काफी दिन पहले डिबेट में मैंने कहा था कि चुनाव बहुत ठंडा है और मौसम बहुत गर्म है, और मौसम की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, चुनाव में गर्माहट नहीं आ रही है, चुनाव में कोई उत्साह दिखाई नहीं देता है। मैं एक्चुअली 2 दिन क्षेत्र में था, 18 और 19 को। मैंने देखा कि चुनाव में जो उत्साह पहले लोगों में होता था वो उत्साह इस बार नहीं है। दूसरा, विजय जी, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में खासकर क्या वो कारण तो नहीं है जो वीरेंद्र जी बता रहे थे, जिलाध्यक्षों वाली समस्या? नहीं, वो भी है, वो समस्या भी मुख्यतः है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना मैं सीरियस ले रहा हूं उसको कि जो किसान है, यहाँ पर किसान के साथ जो मजदूर तबका है वो गेहूं की कटाई में हिस्सा लेता है, साल भर के लिए अपना गेहूं इकट्ठा करता है, ज्यादातर लोग उसमें व्यस्त हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों में उत्साह नहीं है, और वो जो वोट फीसदी कम हो रहा है सब जगह, उसका नुकसान सत्ताधारी दल को होते हुए मुझे दिख रहा है। दूसरी बात आपने की है कि इस बार जो है जातिगत आधार पे
चुनाव चल रहा है, इस बार धर्म का मुद्दा दूर दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तमाम जातियां जिस तरह से एक माहौल पहली बार बनाया ये मुसलमान हिंदू चल रहा है फील्ड में या नहीं चल रहा है? नहीं, मुसलमान और हिंदू बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर आप देखेंगे, मैंने ये आपको बताया कि जिस प्रकार से राजपूत समाज ने एक माहौल बनाया है, उससे दूसरी जातियां भी अछूती नहीं है। चाहे यहाँ पे सैनी समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे दूसरे जो प्रजापति समाज है, सब में एकता दिखाई दी और सबकी पंचायतें हुई हैं। ब्राह्मण समाज की पंचायत भी 17 तारीख को मुजफ्फरनगर में हुई है, आखिरी प्रचार के दिन। तो ये जताता है कि जातिगत आधार पर चुनाव इस बार हो रहा है। दूसरा, मुझे बसपा वाला गेम बताइए। कई लोगों का कहना है नहीं, बीएसपी बहुत नीचे जा रही है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो दो तरफा चोट कर रही है। नहीं, देखिए, बसपा, ये बात बिल्कुल सही है, बसपा दोधारी तलवार की तरह काम कर रही है। कई जगहों पे मुझे जो लगता है वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। उसका सीधा सीधा समीकरण आपको कैराना, सहारनपुर और आपके मुजफ्फरनगर में दिखाई देता है। मेरठ में भी समीकरण बन रहा है, बागपत में आपको वो समीकरण दिख जाएगा। लेकिन कई जगह वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दे रही है। तो और दूसरा क्या है कि वो अपने लिए गेन कर रही है कि अपना वोट फीसद इस बार वो बढ़ाएगी, जिसका फायदा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में लेगी। मेरा ये आकलन है बसपा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बने और आप सब ने अपनी अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।